अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? बच्चों, हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो चैप्टर है ना, वो हम लोग स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने। और हम वर्किंग कैपिटल का जो चैप्टर है ना, उसके अंदर हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीख रहे थे। हाउ टू मैनेज द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि देयर आर 4 टाइप ऑफ इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट: द परचेज कॉस्ट, द होल्डिंग कॉस्ट, द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था देयर इज एन इनवर्स लिंक बिटवीन द होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब हम होल्डिंग कम करते हैं, ऑर्डरिंग ज्यादा हो जाती है। जब हम ऑर्डरिंग कम करते हैं तो होल्डिंग ज्यादा हो जाती है। तो ईओक्यू मॉडल जो है वो हमें बताता है कि हमें कितना ऑर्डर देना चाहिए कि होल्डिंग और ऑर्डरिंग दोनों क्या हो, कम हो। तो ईओक्यू इज यूज्ड टू रिड्यूस बोथ होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या बोलते हैं? तो हमें कहा जाता है कि ईओक्यू इज यूज्ड टू रिड्यूस टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। हमने पहला डिसीजन लेना सीखा था, लेकिन मुझे अभी तक किसी भी बच्चे ने जो क्वेश्चन है वो सेंड नहीं किया, उसकी फाइल सेंड नहीं की। तो मैं आप लोगों को ईमेल का लिंक दे रहा हूं। मुझे दोनों क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिए थे, WQEZ वाला और जो उसके साथ वाला था, दोनों क्वेश्चन जो है ना, वो मुझे आप लोगों ने क्या करने हैं? सेंड करने हैं। ओके, क्लियर है? आज हम लोगों ने, किसी बच्चे को कोई मसला हो तो चैट बॉक्स में आ जाए, या वो अपना माइक अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। आज हम लोगों ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर देना है। इसके अंदर सिर्फ दो चीजें रह गई। एक रह गया डिसीजन नंबर 2, ठीक है, और एक रह गया JIT, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग डिसीजन नंबर 2। वो जो डिसीजन नंबर 1 में हम लोगों ने डिसीजन लिया था वेदर कंपनी को ईओक्यू मॉडल यूज करना चाहिए या कंपनी को ईओक्यू मॉडल यूज नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमने वहां डिसाइड किया कि कंपनी को ईओक्यू मॉडल यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे कंपनी की क्या बच रही है? कॉस्ट बच रही है। क्या बच रही है? कंपनी की कॉस्ट बच रही है। मैं जरा वही वाली जो फाइल है ना वो ओपन कर लूं, क्योंकि उस फाइल पे ज्यादा आप लोगों को क्या आएगी, समझ आएगी। जी बच्चों, तो यहां हम लोगों ने देखा था कि XYZ कंपनी शुड यूज ईओक्यू मॉडल एज इट गिव्स बेनिफिट ऑफ $7। बच्चों, ये डिसीजन लेने के बाद हमने, पहले हमारी कंपनी 4000 का एक ऑर्डर देती थी ये, लेकिन उसके बाद हमने 3464 का एक ऑर्डर देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग ईओक्यू, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं डिसीजन नंबर 2 की। किसकी? डिसीजन नंबर 2 की। बच्चों, किस किस को आवाज नहीं आ रही? अब हम बात कर रहे हैं डिसीजन नंबर 2 की। एंड इन डिसीजन नंबर 2 हमने देखना है कि भाई हम ईओक्यू मॉडल यूज करने के बाद हमें पता लगा कि 3464 का एक ऑर्डर देना है। जब हम सप्लायर के पास गए तो सप्लायर ने हमें एक और ऑफर दे दी। सप्लायर ने कहा, सर अगर आप 6000 यूनिट्स को बल्क परचेज करेंगे तो हम आपको बल्क परचेज पे डिस्काउंट देंगे 1%। पहले था ईओक्यू यूज करना चाहिए या नहीं, तो हमने चूज किया वी शुड यूज ईओक्यू। बट अब सप्लायर हमें ऑफर दे रहा है कि अगर आप इतनी क्वांटिटी बल्क में चीजें खरीदते हैं तो हम आपको क्या देंगे? हम आपको डिस्काउंट देंगे। लेट्स सपोज 1%, 2%, 5%। अब हमने ये देखना है वेदर कंपनी शुड एक्सेप्ट सप्लायर्स ऑफर और नॉट। कंपनी को सप्लायर की ऑफर चूज करनी चाहिए या कंपनी को सप्लायर की ऑफर चूज नहीं करनी चाहिए।
क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास कितने डिसीजंस है? 2 डिसीजंस है, ये और ये डिसीजन है क्या? वेदर कंपनी should use suppliers offer or not. कंपनी को सप्लायर की ऑफर यूज करनी चाहिए या कंपनी को सप्लायर की ऑफर यूज नहीं करनी चाहिए, दैट इज डिसीजन नंबर 2। तो बच्चों पहला तो था ईओक्यू मॉडल, इसके अंदर पता क्या है, इसके अंदर हमने करंट पॉलिसी का और ईओक्यू का क्या किया था, कंपैरिजन किया था। अब हम कंपैरिजन करेंगे ईओक्यू मॉडल का और सप्लायर्स ऑफर का। तो आपने एक साइड पे लिख लेना है ईओक्यू मॉडल और दूसरी साइड पे लिख लेना है सप्लायर्स ऑफर। सप्लायर ऑफर है क्या? ऑन बल्क परचेज ऑफ 6,000 units, 4% discount would be provided. कितना डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा? 4% जो डिस्काउंट है ना वो प्रोवाइड किया जाएगा ऑन बल्क परचेज ऑफ 6,000 यूनिट्स पे। 6,000 यूनिट्स की बल्क परचेज पे 4% जो है ना वो आप लोगों को डिस्काउंट दिया जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने ये देखा, Recording in progress. ओके अगर हम बात करते हैं ईओक्यू मॉडल की, तो ईओक्यू मॉडल के अंदर हम लोगों ने ये देखे, हम लोगों ने ये कंपैरिजन किया था ईओक्यू मॉडल में परचेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये सारी मैं यहां लिख रहा हूं। परचेज कॉस्ट थी हमारे पास 60,000 यूनिट्स इंटू 12 पर यूनिट। 60,000 हमारी एनुअल डिमांड थी एडी इंटू 12 पर यूनिट। तो ये कितनी कॉस्ट आ गई? ये आ गई हमारे पास 720,000। कितनी आ गई? 720,000 कितनी कॉस्ट आ गई? इट्स द 720,000। उसके बाद आप बात करते हैं होल्डिंग कॉस्ट की। किसकी? होल्डिंग कॉस्ट। तो बच्चों वहां पर ईओक्यू था, कितना था? 3464। 3464 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.2। 346.4 $346.4। यस। उसके बाद बच्चों आ जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय 3464 EOQ इंटू 20। तो ये आ गया $346.4। तो बच्चों इन सबको अगर आप ऐड करेंगे ना तो ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकल आएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, ऑर्डरिंग एंड परचेज कॉस्ट, और ये हमारी आ जाती है इट्स 720693। इट्स 720693 is our total cost of inventory।
अगर हम ईओक्यू मॉडल यूज करते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस डिसीजन के अंदर कि ईओक्यू मॉडल और करंट पॉलिसी का जब कंपैरिजन किया जाता है तो परचेज कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, तो परचेज कॉस्ट का होना ना होना मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोनों से डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब दोनों से डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम लोगों ने इसको कंसीडर करें या ना करें, बात सेम ही है। तो अगर पेपर में परचेज कॉस्ट ना गिवन हो तब भी डिसीजन नंबर 1 हो सकता है वेदर कंपनी शुड यूज ईओक्यू मॉडल और नॉट। बट जो सेकंड डिसीजन है सप्लायर्स ऑफर वाला, इसमें सप्लायर हमें डिस्काउंट दे रहा है और डिस्काउंट किस पे मिल रहा है? परचेज प्राइस पे। तो इसका मतलब है सेकंड डिसीजन में परचेज कॉस्ट के बगैर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, बल्क परचेजिंग पे आपकी परचेज कॉस्ट कम हो रही है। ओके, तो बच्चों यहाँ परचेज कॉस्ट निकालनी है। 60,000 यूनिट्स है इनटू बच्चों 12 पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट है, ठीक है। हमें 4% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 12 को आप 96% से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 100 करें, तो आपके पास आ जाएगी कि आपकी नई जो प्राइस है ना, परचेज प्राइस, वो कितनी है। तो बताओ बच्चों मुझे, क्या आई आपकी प्राइस? 12 इंटू 11.52, 11.52, क्योंकि 4% क्या मिल गया है? डिस्काउंट मिल गया है। तो जब मैं 60,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 11.52 से, तो बच्चों ये आ गया 691,200, 691,200, और दैट इज योर परचेज कॉस्ट। ओके बच्चों, किसी को यहां तक कोई मसला कि इसके अंदर इस डिसीजन में परचेज कॉस्ट का होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, होल्डिंग कॉस्ट। क्योंकि बच्चों अब हमें 6,000 यूनिट, कितना? 6,000 यूनिट खरीदना है, तो ईओक्यू इज 6,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.2, तो ये होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ गई? इट्स 600 इज योर होल्डिंग कॉस्ट। ये आपकी क्या है? होल्डिंग कॉस्ट है। बच्चों मुझे स्टीवन कह रहा है कि परचेज कॉस्ट का पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दें। परचेज कॉस्ट में कुछ भी नहीं है, एनुअल डिमांड को पहले आपने मल्टीप्लाई किया था प्रीवियस सेलिंग प्राइस पे, बट अब 6,000 यूनिट खरीदने पे सप्लायर आपको 4% डिस्काउंट दे रहा है। आपने बस अपनी 12 की जो सेलिंग प्राइस है उसको 4% से कम कर देना है, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। सबसे आसान तरीका क्या है? 100% में से 4 माइनस करो तो पीछे कितना बचता है? 96%। तो आप 12 को मल्टीप्लाई कर दो 0.96 से, तो आपकी एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी 11.52। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना तो 12 को 4% से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 0.8, तो 12 में से फिर 0.8 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 11.52। तो दिस इज द वो। आगे आ जाते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया था होल्डिंग और ऑर्डरिंग सिर्फ ईओक्यू मॉडल में बराबर होती है। जैसे यहाँ होल्डिंग और ऑर्डरिंग क्या थी? इक्वल। बट सप्लायर की ऑफर में, करंट पॉलिसी में, या जब होल्डिंग कॉस्ट में बफर स्टॉक अवेलेबल होता है, इन तीनों केसेस में होल्डिंग और ऑर्डरिंग का आंसर बराबर नहीं आता। ना सप्लायर ऑफर में, ना करंट पॉलिसी में, और ना ही जब आपको सेफ्टी स्टॉक गिवन होता है तब। ऑर्डरिंग कॉस्ट जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। डिमांड कितनी है? 60,000 डिवाइडेड बाय
6000 EOQ, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय EOQ इनटू 20, तो ये कितना आ गया? It's 200. It's 200. 60,000 divided by 6,000 into 20, and it's 200. ओके बच्चों, तो अब हम इन सबको क्या कर लेते हैं, इन सबको हमें ऐड कर लेना चाहिए। जब इन सबको आप ऐड करेंगे 691 200 प्लस 800 प्लस 200, तो ये आ गया 692 200, 692 200। मुझे लगता है सिर्फ स्टीवन ही क्लास ले रहा है, बिकॉज स्टीवन चैट के अंदर कैलकुलेशंस भी कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग भी कर रहा है। बाकी एहतिशाम, मानी, हुजैफा, मैथ्यू ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। और मानी अपना जो माइक्रोफोन है ऑफ करो। तो बच्चों जो सप्लायर की ऑफर है उसके अंदर हमें फायदा हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस लो, 720 693 माइनस 692 200, तो बच्चों 28,493 का क्या आ रहा है, फायदा हो रहा है। तो बच्चों हमें फौरन ईओक्यू मॉडल को छोड़ देना पड़ेगा, हमें फौरन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे XYZ को should accept suppliers offer as it gives benefit of $28,493। तो दिस इज द सेकंड डिसीजन जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है, वेदर कंपनी शुड यूज सप्लायर्स ऑफर और नॉट। होल्डिंग किसको समझ नहीं आई? होल्डिंग समझ नहीं आई। होल्डिंग में तो कुछ भी नहीं करना था। पहले जब आप करंट पॉलिसी में थे तो आप 4,000 का एक ऑर्डर देते थे, फिर आप ईओक्यू मॉडल यूज कर रहे थे तो 3,464 का एक ऑर्डर देते थे। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप सप्लायर की बात मान रहे हैं, तो ईओक्यू का फॉर्मूला से जो यूनिट्स निकले हैं डिवाइड बाय 2 इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर आइटम पर ईयर, यही फॉर्मूला था ना, ये मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। दिस इज ईओक्यू, ये ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस सोल्टी स्टॉक इनटू सीएच, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर आइटम पर ईयर। तो इस तरीके से आप लोगों ने फॉर्मूले के अंदर सिर्फ चीजें पुट करनी है। करंट पॉलिसी में ईओक्यू की जगह करंट क्वांटिटी आ जाएगी, ईओक्यू मॉडल में जो ईओक्यू से यूनिट निकलेंगे वो आ जाएंगे, और सप्लायर्स ऑफर में जितने यूनिट सप्लायर ने कहे होंगे वो आ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर परचेज कॉस्ट का होना लाजमी है। तो ये हमारा सेकंड डिसीजन भी हो गया कंप्लीट। द सेकंड डिसीजन हैज बीन कंप्लीटेड। क्लियर है? अभी मैं आप लोगों को यही जो है ना ले चलता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। यहां मैं आप लोगों को ये ईओक्यू मॉडल का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने उस दिन किया था। तो ये पहला डिसीजन था, डिसीजन नंबर 1 जो हमने उस दिन किया था। अब हम लोग डिसीजन नंबर जो 2 है ना वो करेंगे इसी के ऊपर। तो ये था डिसीजन नंबर 1, तो ये हमने चूज कर लिया बच्चों। अब हमने करना है, तो हम उस साइड पे छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे एक आप लोगों ने ये ईओक्यू मॉडल और दूसरा आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है सप्लायर्स ऑफर, सप्लायर्स ऑफर। और मुझे यहाँ पे डबल टैप करना है ताकि ये एडजस्ट हो जाए सेल आपका, सप्लायर ऑफर। तो जब सप्लायर ऑफर की बात की जाती है तो यहाँ पर इसको
मैंने इक्वल डाला, इस पे क्लिक किया ताकि ये सेल यहाँ पर क्या हो जाए, कॉपी पेस्ट हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले थी परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, 60,000 की डिमांड थी इनटू 12 थी प्रीवियस सेलिंग प्राइस। अब हमें 4% डिस्काउंट मिला है, तो हमें एग्जामिनर को बताएंगे एग्जैक्टली मैंने सेलिंग प्राइस नहीं वहां पर कैलकुलेट करके लिख देनी, मुझे एक्सेल में उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई 12 की सेलिंग प्राइस थी, मुझे 4% डिस्काउंट मिला, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.96 से, तो ये मेरी क्या आ गई, दैट इज माई परचेज कॉस्ट। दैट इज माई परचेज कॉस्ट। तो दिस इज माई परचेज कॉस्ट, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने परचेज कॉस्ट नहीं ली थी, ये देखो होल्डिंग और ऑर्डरिंग का ही डिसीजन था, क्योंकि वहां परचेज कॉस्ट जरूरी नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ पर परचेज कॉस्ट लेनी पड़ रही है। दैट इज परचेज कॉस्ट। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं होल्डिंग कॉस्ट पे। किस पे, होल्डिंग कॉस्ट पे। होल्डिंग कॉस्ट पे आ गए तो बच्चों क्योंकि कोई बफर स्टॉक तो है नहीं, 6000 की क्वांटिटी थी डिवाइड बाय 2 फॉर्मूले का इंटू 0.2, क्योंकि कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर आइटम पर ईयर हमारी एग्जांपल में 0.2 है, तो इट इज 600, दिस इज 600। उसके बाद आ जाते हैं जी ऑर्डरिंग कॉस्ट पे। किस पे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पे। एनुअल डिमांड है हमारी 6000 की एडी डिवाइडेड बाय ईओक्यू, यानी कि कितने यूनिट्स ऑर्डर करने हैं। तो बच्चों ये आपने किया तो ये 10 आपके क्या निकल है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला था एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू, ये निकला है। इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 20 के साथ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग पर ऑर्डर कितनी थी 20, 10 ऑर्डर इंटू 20, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 200। तो अगर इन सबको आप ऐड करें सम, फर्स्ट फॉर्मूला ये लास्ट तक, अगर आप इसे ऐड करेंगे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सो दिस इज द 692,000। क्लियर है बच्चों। यहां पर क्योंकि ये नहीं है तो यहां पर हम लोग ऐड कर देते हैं कि ये थी होल्डिंग कॉस्ट, ये थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, और यहां पर परचेज कॉस्ट भी डाल देते हैं, और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। परचेज कॉस्ट 60,000 यूनिट्स थे इनटू 12 की क्या थी सेलिंग प्राइस। तो बच्चों यहां पर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, दिस वन, सॉरी दिस वन एंड दिस वन। तो बच्चों ये हमारा हो गया 720,693, और इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों ने ले लिया, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कंपनी शुड यूज सप्लायर्स ऑफर as it gives benefit of कितने का 28,000, जरा इसको करो कितने का था बेनिफिट, 8,693। तो बच्चों ये आप लोगों का जो डिसीजन नंबर 2 है ना, ये बी पार्ट है, ये भी हो गया। अब अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपका डिसीजन नंबर 1 था, जिसके अंदर करंट पॉलिसी का और ईओक्यू मॉडल का डिसीजन था। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ परचेज कॉस्ट, ताकि थोड़ी सी ना आपको समझ आ जाए। तो इस इन दोनों में तो क्या थी, सेम थी, सेम थी, इज इक्वल टू सम जो ये देखो इन दोनों में से माइनस करो तब भी आंसर किसका डिफरेंस कितने का है, 7 का सिर्फ फर्क था, तो हमने ईओक्यू मॉडल को चूज किया था। फिर जब यहाँ गए तो फिर यहाँ पर भी हम लोगों ने
होल्डिंग, ऑर्डरिंग एंड परचेज कॉस्ट। यहां पर ना हम इसको शफल कर लेते हैं, इसको यहां कर लेते हैं, इज इक्वल टू 60,000 इंटू 12 इंटू 4% डिस्काउंट है तो 96। तो दिस इज आवर परचेज कॉस्ट, दैट इज आवर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ताकि एक साथ चले और आपको इतना मुश्किल ना हो। 60,000 डिवाइडेड बाय 6,000 into 20, 200, and that is your holding cost. तो जो होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, EOQ डिवाइड बाय 2 into 0.2, सो दिस इज, तो ये आपकी दोबारा से वो हो गई। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, तो यहाँ आप टोटल कॉस्ट की हेडिंग दे दें ताकि, और इसको बोल्ड कर लीजिएगा ताकि एग्जामिनर को जरा थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़े। ये मैंने इसको बोल्ड किया, ये मैंने इसको कंट्रोल बी करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। और वो जो मैंने यहाँ ले जाके इस पे क्लिक किया था कि ये भी टोटल कॉस्ट की लाइन है बन जाए, एंड इसको भी मैंने कंट्रोल बी किया। कंट्रोल बी की लगानी है आप लोगों ने, कंट्रोल बी एंड दिस इज कंट्रोल बी। तो ये दोनों डिसीजन हो गए। पहला डिसीजन था करंट पॉलिसी और ईओक्यू मॉडल, तो उसके अंदर हम लोगों ने उधर वाली साइड को गायब कर दिया क्योंकि वो थी सप्लायर्स ऑफर। तो ये उसका डिसीजन है, ये XYZ कंपनी, ये है फर्स्ट का डिसीजन कि कंपनी को ईओक्यू मॉडल यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज द डिसीजन ऑफ डिसीजन 2, कंपनी को सप्लायर की ऑफर को चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों दिस इज योर डिसीजन नंबर 2। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो गया, सिर्फ एक प्रैक्टिकल टॉपिक रह गया। उसके अलावा जो ईओक्यू मॉडल है और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो गया। यानी इसका मतलब है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको 2 डिसीजंस लेने आने चाहिए, 6-6 नंबर के पेपर में आ सकते हैं। आज मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को सेंड करूंगा, वो क्वेश्चन भी आप लोगों ने घर से करके लेके आना है। कल मुझे तीनों के तीनों क्वेश्चन चाहिए, जिस बच्चे के तीनों क्वेश्चन ना होंगे उसको 300 फाइन, 100 पर क्वेश्चन, क्लियर है? और क्लास में भी वो नहीं बैठेगा तो वो फाइन देगा, ठीक है? तो हमने दोनों डिसीजंस लेना सीख लिए, वेदर कंपनी शुड यूज ईओक्यू मॉडल और नोट, वेदर कंपनी शुड एक्सेप्ट सप्लायर्स डिस्काउंट ऑफ नोट, क्लियर है? तो आपको 4 टाइप ऑफ इन्वेंटरीज है उसका भी पता होना चाहिए, और आपको स्टॉक लेवल्स के फॉर्मूले भी मैंने कहा था याद करके आने हैं, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल, मिनिमम ऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में कई दफा ऐसा होता है बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, जिसको मिनिमम ऑर्डर लेवल भी बोलते हैं, वो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। सर यस सर वो जो सवाल आपने दिया था सबसे पहला वाला सर, उसके अंदर से बफर स्टॉक जो है उसकी वो अलहदा वर्किंग करता है पीछे सर, वो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैंने उसको ऐड किया था, वो उसको अलहदा करके ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं यार, CH से। पीछे पीछे जो है ना उनका तरीका बिल्कुल ही मेरे से अलग है। अच्छा उनके तरीके को छोड़ के जब मेरे तरीके से सवाल करोगे तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। अगर नहीं भी आता तो मैं आप लोगों को कल जो है ना वो क्वेश्चन करवा दूंगा। मैंने कल ठीक है 3 सर। क्वेश्चन खुद भी करवाने हैं, 2 वो और जो आज एक दूंगा, तीनों मैंने खुद भी करवाने हैं। क्योंकि सर मैंने सवाल दोनों कल किए थे ना, तो मेरे आंसर में डिफरेंस आ रही थी, फिर मैंने पीछे चेक किया तो वो तो उन्होंने बहुत फर्क तरीके से किए हुए थे। हाँ, वो अलग तरीका है, हमारा तरीका उनसे अलग है। चलिए ठीक क्लियर? है सर। ओके बच्चों, ठीक है। आखिरी टॉपिक जो है ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, वो हम लोग वाइंड अप करते हैं, वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, एंड दैट इज दिस इज, ये आप लोगों का ग्रुप है, ये आप लोगों के क्लास नोट्स हैं। एंड क्लास नोट के अंदर हम लोग जाएंगे, आपने अपने सारे बच्चे नोट्स ओपन कर लें। तो हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को खत्म करना है जी बच्चों। ये आपको नजर आ रहा है जस्ट इन टाइम प्रोक्योरमेंट? यस सर। ओके यस सर।
बाकी बचे भी बताएं मुझे। नजर आ रहा है आपको? एहतशाम भी अवेलेबल है, हुजैफा भी, मानी भी, मंसूर भी आ गया है, स्टीवन विलियम भी, वलीद नस्सार भी। ओके, यस यस यस। ओके बच्चों, अच्छा देखो इधर देखो, प्रोक्योरमेंट किसे बोलते हैं? प्रोक्योरमेंट बोलते हैं परचेजिंग को। किसको बोलते हैं? परचेजिंग को। बच्चों जस्ट इन टाइम में प्रोक्योरमेंट होता है परचेजिंग। प्रोफेशनल लैंग्वेज में आप इसका वर्ड क्या है? हम इसे परचेजिंग बोलते हैं। बच्चों है क्या, इसके बारे में भी हम लोगों ने समझना है कि है क्या, ये क्या चीज है। बच्चों जीआईटी वाले कहते हैं, जस्ट इन टाइम वाले कहते हैं कि भाई आपने ना अपने पास जीरो स्टॉक लेवल रखना है। मैंने कहा मतलब, उन्होंने कहा लिसन, यू डोंट नीड टू कैरी एनी इन्वेंट्री लेवल। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा लिसन, इन्वेंट्री कैरी करना जो है ना, वो इतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में नहीं है। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा लिसन, तुम लोग इन्वेंट्री को कैरी करके रखते हो, 10 दिन वेयर हाउस में पड़ी रही, 10 दिन उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में लग गए, फिर 5 दिन फिनिश गुड तुम्हारी आउटलेट में पड़ी रही, तो 25 दिन तक तुम्हारी इन्वेंट्री जब तुम होल्ड करके रखोगे तो क्या होगा? होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी। होल्डिंग कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना पड़ेगा, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि आपका अपना पैसा तो 25 दिन के लिए क्या हो गया? स्टक हो गया। तो बेहतर ये है कि आप इन्वेंट्री को होल्ड ही ना करो। तो जीआईटी सिस्टम जो है ना, वो सबसे पहले टोयोटा क्रोला वालों ने, टोयोटा कंपनी है ना जो, उसने यूज किया था। उसने कहा था कि डोंट नीड टू कैरी एनी इन्वेंट्री लेवल, हमें इन्वेंट्री को कैरी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बात तो समझ आ गई। लेकिन बच्चों इसकी सुइटेबिलिटी क्या है? इस बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, कहाँ पे जो जीआईटी सिस्टम है ना वो सुइटेबल है। तो बच्चों जब इसकी सुइटेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, मेरा जो सप्लायर है ना वो कराची में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? कराची में। अब कराची में बैठा है, वो माल भेजेगा तो माल में डिले हो सकता है, 1 दिन 2 दिन, कोई अनसर्टेन इवेंट आ जाए, जैसे कोविड आ गया था, सोर्सेज और जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो आ ही नहीं रहा था। तो जीआईटी सिस्टम सिर्फ तब सुटेबल है जब आपका सप्लायर एक तो रिलायबल हो। रिलायबल का मतलब क्या है बच्चों? रिलायबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कई दफा कुछ दुकानदार, कुछ सप्लायर ऐसे भी हैं वो रिलायबल नहीं है, वो कहते हैं सर माल आ जाएगा, 3 दिन बाद माल आ रहा है, 2 दिन बाद माल आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपके पास तो इन्वेंट्री है ही नहीं। पढ़ाया था ना मैंने कि अगर इन्वेंट्री ना हो या इन्वेंट्री खत्म हो जाए तो स्टॉक आउट कॉस्ट का सामना करना पड़ता है, जैसे एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ इमरजेंसी रीऑर्डर, रेपुटेशन लॉस, गुडविल लॉस, आइडल टाइम पेमेंट। क्लियर है? तो एक तो सप्लायर का रिलायबल होना बहुत जरूरी है, और सप्लायर शुड बी लोकेटेड क्लोज। सप्लायर करीब हो तब आप जेआईटी इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लायर दूर है तो अनसर्टेन इवेंट की वजह से आपको कुछ इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, तो वहां पर फिर जेआईटी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जेआईटी सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाएगा जब सप्लायर क्या हो? नजदीक हो, लोकेटेड क्लोज। क्लियर है? तो वरना यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर है? सर इसके फायदे क्या क्या है? कुछ इसका फायदा ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों को फायदा नजर आ रहा होगा ऊपर, रिडक्शन इन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। ये मैं भी आपको बता के हटाऊं, जब आप इन्वेंट्री को होल्ड ही नहीं करोगे, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, तो वेयर हाउस का खर्चा भी नहीं होगा, ऑब्सलीट का खर्चा भी नहीं होगा, पिलफरेज का खतरा भी नहीं होगा, डेट्यूरेशन का रिस्क भी नहीं होगा, इंश्योरेंस भी नहीं आपको इन्वेंट्री की करवानी पड़ेगी, बिकॉज आप तो इन्वेंट्री होल्ड ही नहीं करते, डायरेक्ट इन्वेंट्री आती है और प्रोडक्शन वालों के पास चली जाती है। डोंट नीड टू कैरी एनी इन्वेंट्री लेवल। तो बच्चों जब ऐसा होगा तो होल्डिंग कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट है, वो भी कम होगी, क्योंकि वो पार्ट है किसका? होल्डिंग कॉस्ट का। नंबर 2, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। बच्चों मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम क्या होता है? एक तो होता है लीड टाइम, मैंने आपको बताया था उस दिन। लीड टाइम का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग द ऑर्डर। क्लियर है? तो सर मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम का मतलब होता है मटेरियल बाय करने से लेके उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के दरमियान जो टाइम है उसको बोलते हैं क्या? मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम।
उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। अगर आप अपनी एग्जांपल में फोकस करें तो बच्चों 10 दिन वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री पड़ी रही, 10 दिन प्रोडक्शन वालों ने उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में लगा दिए, तो 20 डेज बन गए। लेकिन अगर 10 दिन इन्वेंट्री वेयर हाउस में ना रहती, डायरेक्टली इन्वेंट्री आती प्रोडक्शन वालों के पास, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कितना होता? 10 डेज। तो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कम होता है किससे? जीआईटी सिस्टम से। इंप्रूव्ड लेबर प्रोडक्टिविटी। बच्चों इधर देखो, जब फ्रेश मटेरियल होगा, बिल्कुल ताजा मटेरियल आया होगा, तो बच्चों उसको हैंडल करना क्या होगा? आसान होगा। तो लेबर को उसे इस्तेमाल करने में क्या होगा? इजी। तो उसके उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी है क्या? द एफिशिएंसी विद विच यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। कितनी एफिशिएंसी के साथ यूनिट्स बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या? प्रोडक्टिविटी। तो जीआईटी से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आखिरी बच्चों ये मैं अभी आपको बता के हटा हूं, स्क्रैप, रीवर्क, वारंटी, वेस्ट होने का खतरा, पिलफरेज का खतरा, ऑब्सलीट, डेटोरेशन, ये सब कम हो जाते हैं। क्यों? आपका माल जो है वो बिल्कुल नया है, आप उसको होल्ड करके नहीं रख रहे। जब होल्ड करके नहीं रख रहे तो आपको खतरा नहीं है कि खराब हो जाएगा और आप बाद में आपको स्क्रैप वैल्यू पे बेचना पड़ेगा। आपको खतरा नहीं है ये पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा और बाद में कस्टमर वारंटी क्लेम लेके आएगा, और आपको खतरा नहीं है कि ये खराब हो जाएगा और आपको इसके ऊपर रिवर्क करना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट भी कम होती है। तो जीआईटी का मतलब क्या है? मतलब समझो, डोंट नीड टू कैरी एनी इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री लेवल को कैरी ही ना करो, जीरो इन्वेंट्री लेवल। ओके सर, हमें आपकी बात समझ आ गई। नेक्स्ट, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि बच्चों आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी होल्डिंग कॉस्ट जो है वो कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कम होगा, स्क्रैप, रिवर्क कॉस्ट, वारंटी कॉस्ट, ऑब्सोलेसेंस का खतरा, पिलफरेज का खतरा, डेटोरेट होने का खतरा, ये सब कम हो जाएगा। सर लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ओनली बी इम्प्लीमेंटेड, सप्लायर रिलायबल होना चाहिए और लोकेटेड क्लोज, आपके क्लोज बैठा हो आपका सप्लायर। नंबर 2 बच्चों, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अगर एक इंपॉर्टेंट पार्ट अनअवेलेबल हुआ तो प्रोडक्शन कैन कम टू अ हार्ड, प्रोडक्शन रुक जाएगी। समझ लग गई? और प्रोडक्शन रुक जाएगी तो बच्चों प्रोडक्शन लाइन, सप्लाई चेन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी ना, क्योंकि आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट मिस है। और केक केक बना रहे हैं, आपके पास वो नहीं आ रही, लेट्स सपोज जिसे कहते हैं क्रीम ही नहीं अवेलेबल, तो प्रोडक्ट केक तो फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हो सकते। आप सैंडविचेस बना रहे हैं लेकिन आपके पास सॉस अवेलेबल नहीं है। आपको पता है जब कोविड आया था ना, तो हाउडी बंद हो गया था कुछ महीनों के लिए। क्यों? उन्होंने लोकल सॉसेस नहीं बेचे ताकि हमारा नाम खराब ना हो, लेकिन अपने बिजनेस को बंद कर दिया 2-3 माह के लिए। जब इंपोर्ट खुली फिर उनके सॉसेस आए और फिर उन्होंने दोबारा बिजनेस को क्या किया? स्टार्ट किया। क्लियर है? तो इस तरीका से होता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस में लिखा हुआ है, जीआईटी कैन ओनली बी इंप्लीमेंटेड इन केस ऑफ रिलायबल सप्लायर दैट आर लोकेटेड क्लोज एंड जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज वल्नरेबल टू अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन इन सप्लाई चेन। अ प्रोडक्शन लाइन कैन कम टू अ halt if essential parts are unavailable। ये सारी वही बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब जरा हम ऊपर जाएंगे, EOQ मॉडल की कुछ assumptions पढ़नी है। यहाँ पे लिखा हुआ है assumptions of using EOQ मॉडल। ओके, बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? डिमांड, मैंने आपको ये बताया था डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहती है। जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि डिमांड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। डिमांड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। शायद आपको याद होगा ये ईओक्यू, ये देखें मैंने एनुअल डिमांड के ऊपर और कॉस्ट ऑफ होल्डिंग के ऊपर पैरेट कलर की मार्कर से अंडरलाइन किया है ताकि आपको ये बता सकूं कि एनुअल डिमांड और कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर आइटम पर ईयर पूरे साल कांस्टेंट रहती है। बच्चों कांस्टेंट क्यों रहती है? कांस्टेंट इस वजह से रहती है, वरना क्वेश्चन हो आपको कहा जाए पहले 3 महीनों में डिमांड इतनी थी, फिर डिमांड इतनी हो गई, फिर डिमांड गिर गई, फिर डिमांड बढ़ गई, ऐसा कभी भी क्वेश्चन में नहीं आएगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो बच्चों
जब ऐसा क्वेश्चन में नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एनुअल डिमांड है वो कांस्टेंट है, आपकी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर आइटम पर ईयर कांस्टेंट है। बच्चों लीड टाइम क्या है? कांस्टेंट। लीड टाइम क्या है? कांस्टेंट। अब मेरी वर्डिंग सुनो, मैं कह रहा हूं लीड टाइम कांस्टेंट है, लेकिन बच्चों पेपर में क्वेश्चन आ गया लीड टाइम इज 0, बच्चों ने लगाया है 0। भाई मैंने तो नहीं कहा लीड टाइम 0, लीड टाइम 0 का मतलब समझते हो क्या है? आपने ऑर्डर किया, चीज आपके घर थी। नहीं बेटा, यहाँ कुछ जादूगर सिस्टम है कि आपने प्लेस किया ऑर्डर और चीज आपके घर थी। 0 लीड टाइम का क्या मतलब हुआ ना? लीड टाइम होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग द ऑर्डर के दरमियान डिफरेंस। 0 लीड टाइम का मतलब है कि आपने क्लिक किया, चीज आपके घर थी। बेटा आप जन्नत में नहीं बैठे हुए कि आप सोचेंगे और चीज आपके सामने आ जाएगी। तो 0 लीड टाइम तो हो ही नहीं सकता। लीड टाइम कांस्टेंट होता है। लीड टाइम क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, पेपर में वो ऐसा नहीं कहेगा आपने जब पहला ऑर्डर किया तो 3 दिन बाद आया, जब दूसरा ऑर्डर किया तो 6 दिन बाद आया, तीसरा ऑर्डर किया तो 4 दिन बाद आया। नहीं, लीड टाइम कांस्टेंट है। और बच्चों याद रखना, जब भी वो कई दफा चीजें पूछे ना आपसे किसी भी फॉर्मूले में, तो आपने फॉर्मूला देखना है। जैसे पेपर में आता है सवाल, ईओक्यू इग्नोर्स बफर स्टॉक, आपने कहना यस। क्यों? क्योंकि ईओक्यू के फॉर्मूले में मैंने कहीं बफर स्टॉक पढ़ाया ही नहीं। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू सीओ, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, इंटू एनुअल डिमांड डिवाइड बाय सीएच। इसके अंदर बफर स्टॉक है ही नहीं। फिर लीड टाइम इज कांस्टेंट, लीड टाइम को भी हमने कहीं कंसीडर नहीं किया ईओक्यू मॉडल के अंदर। और परचेज प्राइस जो है, जो 12 की परचेज प्राइस थी, वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। हाँ, सप्लायर डिस्काउंट दे दे तो वो डिसीजन लेते हुए हमें प्राइस को बदलना पड़ेगा, वरना ईओक्यू के क्वेश्चन में हमेशा प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट। यस, ऑलवेज स्टीवन, ऑलवेज डिमांड इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट है। होल्डिंग कॉस्ट पर आइटम पर ईयर इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है? नो बफर स्टॉक, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं बफर स्टॉक है ही नहीं, सेफ्टी स्टॉक ईओक्यू में। एंड क्या नाम लेते होते हैं, परचेज प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और बच्चों लीड टाइम हमेशा कांस्टेंट है। अगर कोई बच्चा कहेगा लीड टाइम इज 0, तो मैं उसका मुंह भी तोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि लीड टाइम 0 नहीं मैंने पढ़ाया, मैंने कहा लीड टाइम इज कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने पढ़ा परचेज कॉस्ट, होल्डिंग, ऑर्डरिंग एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। हमने स्टॉक लेवल पढ़े, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल, मिनिमम ऑर्डर लेवल, बफर स्टॉक लेवल, जिसको बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर लेवल को री ऑर्डर लेवल, एंड एवरेज स्टॉक लेवल। फिर हमने 2 डिसीजन लेने सीखे कि हमें सप्लायर की ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं। इसे बोलते हैं बल्क परचेज डिस्काउंट। हमें सप्लायर का दिया हुआ बल्क परचेज डिस्काउंट अवेल करना है या नहीं करना। और दूसरा बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो क्या है? वो ये है कि ईओक्यू मॉडल यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड आखिरी चीज जीआईटी। पेपर में सवाल आता है, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसकी तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? जीआईटी के प्रोज एंड कॉन्स बताएं। तो आपने जीआईटी को एक्सप्लेन करना है, फिर उसके 3 एडवांटेजेस और 3 ही क्या डिसएडवांटेजेस बता देने हैं, और आपको 4 नंबर आ जाएंगे। तो ये पहला रोट लर्निंग का क्वेश्चन है जो आपने रट्टा मारना है, जीआईटी। अब तक पढ़ाए जाने वाली चीजों में जीआईटी के ऊपर लिख लें कि जीआईटी क्या है? आरएल, रोट लर्न करना है आपने जीआईटी को। क्लियर है? ओके, तो ईओक्यू मॉडल जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और टॉपिक है उसको करना है, उसके बाद छुट्टी। बच्चों अब कल मैंने ना आपको कैश को मैनेज करना सिखाना है। किसको मैनेज करना सिखाना है? कैश को, क्योंकि इन्वेंट्री को हमने मैनेज करना सीख लिया है। तो बच्चों जब कैश को मैनेज करने की बात आती है ना, तो हम सबसे पहले आज उसकी थ्योरी जो है ना वो हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये है पेज नंबर 143। कुछ बच्चों के, ज्यादातर बच्चे अपना देख रहे हैं, 143 पेज नंबर पे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश, मैनेजिंग कैश।
थर्ड डिसएडवांटेजेस मैट, ये ना समझो कि ये 2 ही लिखे हुए हैं, इनके अंदर 3 से 4 बन जाते हैं। पहले लिख दो, इट इज ओनली सुटेबल इन केस ऑफ सप्लायर लोकेटेड क्लोज। दूसरे में लिख दो, इट इज ओनली सुटेबल इन केस ऑफ रिलायबल सप्लायर। फिर ऊपर भी 2 चीजें हैं, इफ एसेंशियल पार्ट्स आर नॉट अवेलेबल प्रोडक्शन कैन कम टू अ हाल्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है कि प्रोडक्शन लाइन और सप्लाई चेन वाली बात उसने की हुई है। तो ये 4 डिसएडवांटेजेस बनते हैं, वो लिखे 2 हुए हैं। सर जी आप लिखवा देना। नहीं मतलब उसके अंदर ही है ना मंसूर। नहीं, सर जी उसको मैं उस सही से ऐसे नहीं ना पता लगेगा, मतलब कि थ्री हमारी कह लो कि थ्योरी में इश्यू भी है, तो आप जरा लिखवाए होंगे ना 4 पॉइंट, तो मैं पता होगा कि इस तरह से लिखने हैं ये। ये देखो ना, ये 4 पॉइंट ही हैं, आप लोग उसको बस नंबरिंग कर लो, ये 4 पॉइंट ही है। मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि दिस इज GIT कैन ओनली बी इंप्लीमेंटेड इन केस ऑफ रिलायबल सप्लायर, यहां तक एक पॉइंट है। फिर GIT कैन ओनली बी इंप्लीमेंटेड इन केस ऑफ सप्लायर दैट आर लोकेटेड क्लोज। रिलायबल का वर्ड काट देना, तो ये 2 पॉइंट बन गए। खुद थोड़ा सा बनाना सीखो। फिर ऊपर वाला GIT से लेके सप्लाई चेन तक एक पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, और आ प्रोडक्शन से लेके अनअवेलेबल तक चौथा पॉइंट। तो टोटल 4 डिसएडवांटेजेस हो गए। ओके मंसूर? ओके सर। हाँ, तो इसको अंडरलाइन कर लो। ओके बच्चों, मैनेजिंग कैश। अच्छा बच्चों, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस को पैसा क्यों चाहिए। बच्चों पेपर में ना पिछले से पिछली अटेम्प्ट में उसने बता दिया था, उसने 6 नंबर का पूछ लिया था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होल्डिंग कैश, कि एक बिजनेस अपने पास कैश क्यों रखता है, आप उसके 3 रीजन बताएं। बच्चों चाहे बिजनेस हो, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे आपके घर वाले हों, कुछ भी हो जाए, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस जिनकी वजह से कैश को क्या करता है, कैरी करता है। नंबर 1, ट्रांजैक्शन मोटिव। क्या बच्चों, जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज है, आप लोग जो बच्चा चाहे वो बुकिश लैंग्वेज में भी याद कर सकता है, जो बच्चा चाहे वो खुद भी बना सकता है। बनाओगे कैसे? ट्रांजैक्शन मोटिव है क्या? फॉर डेली बेसिस ऑपरेशंस, रूटीन एक्टिविटीज के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज द ट्रांजैक्शन मोटिव। क्यों? सप्लायर को पेमेंट करनी है, इंप्लॉइज को सैलरीज पे करनी है, रेगुलर बेसिस पर टैक्स जाता है, रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड जाता है। ये वो चीजें हैं जो बिजनेस रेगुलर बेसिस पे करता है। स्टेशनरी बाय करनी है, तो ये डेली बेसिस की चीजें हैं। अगर घर की बात करें तो ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है घर में? घर में ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब क्या है? ग्रोसरी का सामान, बच्चों की फीसें, दूध का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, फ्यूल चार्जेस, इनके लिए जो पैसा चाहिए, ये डेली बेसिस के ऑपरेशंस है, रूटीन बेसिस के ऑपरेशंस है। तो इस मोटिव को बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव ऑफ कैश। इट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, डेली बेसिस के ऑपरेशंस। फिर आता है प्रिकॉशनरी मोटिव। वो जो जैसे कि मेरे फादर है ना, उन्होंने कुछ पैसे जो है ना साइड पे रखे हुए हैं। साइड का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई बंदा अचानक बीमार हो जाए, खुदा ना खास्ता इमरजेंसी सिचुएशन में जरूरत पड़ जाए, तो बच्चों जो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा रखा है ना, वो आप वहां यूज करेंगे। जैसा कि मैं जब भी स्कैम में शुरू शुरू में पढ़ता था, तो मेरे पास कार्ड होता है, पहले मेरे पास कार्ड नहीं था, तो मैंने ना 1000 रुपए का एक नोट फोल्ड करके ना अपने वॉलेट में CNIC के पीछे छुपाया होता था, ताकि खुदा ना खास्ता अगर पैसा खत्म हो जाए या जरूरत पड़ जाए, तो ये 1000 का नोट मैं यूज कर सकूं। और 2000 का जो नोट है ना, 2000 रुपया, वो मैं फ्लैट में किसी जगह पे छुपा के आता था, ताकि खुदा ना खास्ता कभी कोई मेहमान आ जाता है अचानक से, या कुछ बाय करना पड़ जाता है, तो ये 2000 रुपया जो है ना, वो मैं वहां पर क्या कर लूं, इस्तेमाल कर लूं। दैट इज नाउन एज प्रिकॉशनरी मोटिव ऑफ द बिजनेसेस। समझ लगी? अब जैसे कोविड था, कोविड में जो लोग सरवाइव कर पाए, उनके पास प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा पड़ा था। वरना लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए सारा पैसा उसमें उजाड़ देते हैं। नहीं, एक असल बंदा वो होता है जो ट्रांजैक्शन मोटिव से थोड़ी सेविंग करके प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए हो सकता है, अपनी हेल्थ के लिए हो सकता है, वेलफेयर के लिए हो सकता है,
अपने बच्चे के इलाज के लिए हो सकता है, यूनिवर्सिटीज के लिए हो सकता है। अब खुदा ना खास्ता कल को आपके बच्चों ने यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाना है, तो आपको चाहिए कि शुरू से थोड़ा थोड़ा पैसा साइड पे रखो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, कि किसी बच्चे का किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो तो आप उसको पे करें। तो दिस इज प्रिकॉशनरी मोटिव। तो जब अनएक्सपेक्टेड नीड हो कैश की, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव, और इन अदर वर्ड्स इसको सेविंग भी बोलते हैं। तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव। क्या बच्चों इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, मतलब बिजनेसेस में तो ये सही लगता है, घरों में तो आजकल ये पॉसिबल ही नहीं है। स्पेकुलेटिव मोटिव होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट पर्पस। बिजनेसेस तो इन्वेस्टमेंट्स करते ही रहते हैं, लेट्स सपोज। लेकिन मेरे फादर है ना, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा रखा होता है। क्यों? कोई प्लॉट मिल जाए। जैसे हमारी गली में प्लॉट था, मेरे पास 20 लाख पड़ा था, 20 लाख नहीं था मेरे पास। जैसे ही वो प्लॉट बिका, मैंने 20 लाख उनको पे किया, और मैंने 20 लाख के लिए उनसे 3 महीने ले लिए और खाला लोगों से लेके उसको पे कर दिया, और वो प्लॉट मेरा हो गया। खाला लोगों को मैं थोड़ी देर बाद में पे कर दूंगा। अगर वो 20 लाख भी मेरे पास ना होता तो 40 लाख तो मुझे किसी ने उधारा नहीं दे देना था। ठीक है, तो ये होता है स्पेकुलेटिव नीड, कि कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? आपके साथ वाला प्लॉट आपको मिल जाए, या मेरा एक फ्रेंड है वो गाड़ी बेच रहा है, मैं इमीडिएटली उसको पे करूं और गाड़ी बाय कर लूं। क्लियर है? दैट इज स्पेकुलेटिव नीड। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो पैसा आपने साइड पे रखा होता है, दैट इज द स्पेकुलेटिव मोटिव। क्लियर है? तो जो आप ऐसा करो कि एक बच्चा अपना माइक जो है ना वो अनम्यूट करे और इसको पढ़ना शुरू करे। मंसूर, स्टीवन या फिर वलीद में से कोई एक। सर कौन सा पढ़ना है? शुरू से? हाँ, मैनेजिंग कैश, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होल्डिंग कैश, transactions motive. Every business needs cash to meet its regular commitments of paying its accounts payable, like employees, wages, taxes, annual dividends. The ये amount वो of चीजें cash, हैं जो रूटीन बेसिस की चीजें हैं ना। तो हर बिजनेस को रूटीन डेली बेसिस के ऑपरेशंस के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज द ट्रांजैक्शन मोटिव। नेक्स्ट। the amount of cash needed for the next period can be forecast using a cash budget, which will net off expected receipts against expected जी, payments. आपको कैसे पता लगता है कि एक पीरियड के लिए आपको इतना पैसा चाहिए? आपकी अम्मियों ने माशाल्लाह से, अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, आपकी सुरह भी उनका सलामत रखे, उन्होंने एक बजट बनाया होता है कि ये इस मंथ का एक्सपेक्टेड खर्चा है। तो उसमें से फिर जो सेविंग होती है वो प्रिकॉशनरी मोटिव में चली जाती है, वरना डेली बेसिस के जो पैसे हैं वो ट्रांजैक्शन मोटिव में चले जाते हैं। वो ट्रांजैक्शन मोटिव है। नेक्स्ट। This will determine the transaction's need for cash, which is one of 3 reasons for holding cash. शाबाश। प्रिकॉशनरी मोटिव मंसूर पड़ेगा। Precautionary motive, all through a cash budget, will provide an estimate of the transactions need for cash. It will be based on assumptions about the future and with certainty. मंसूर, तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है? स्टीफन आप पढ़ो। Although a cash budget will provide an estimate for the transaction need for cash, it will be based on assumptions about the future and therefore will be subjected to uncertainty. मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं आपने बजट बनाया हुआ है, उससे आपको पता लग जाता है कि आपकी कितनी ट्रांजैक्शन मोटिव की नीड है। बट कई दफा जरूरी नहीं है कि वो उतने बजट जितनी ही नीड हो। बजट तो एक एस्टिमेट होता है। क्लियर है? जैसा कि बच्चों गर्मियों में मेरी मामा तो हमारे सरों पे चढ़ जाती है, बिकॉज गर्मियों में कभी मोटर खराब, कभी एसीओ की सर्विस करवाने वाली हो जाती है, कभी एसीओ के बिल ज्यादा आते हैं, कभी कुछ करते करते ना अनएक्सपेक्टेड खर्चा ज्यादा हो जाता है, तो जिससे पूरा बजट क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो बच्चों अगर बजट डिस्टर्ब हो गया या मुझे कोई ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ गया, एक कमरे का एसी खराब हो गया, मुझे वहां एसी लगाना है, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? प्रिकॉशनरी Budget. मोटिव के लिए जो सेव रखा हुआ है पैसा, वहां से आएगा। नेक्स्ट। The actual need for cash may be greater than the forecasted need for cash. नेक्स्ट। In order to provide any unexpected need for cash, a company can include some spare cash, a cash buffer, in its cash balance. This is the precautionary need for cash. In determining the optimum level of cash to be held, a company will estimate the size of the cash buffer. For example, from past experience,
because it will be keen to minimize the opportunity cost of maintaining funds in cash form. शाबाश. And then the speculative motive. There is always the possibility of unexpected opportunity occurring in the business world. एक मिनट, कौन? जी सर, मैंने कहा मैं पढ़ूं। हाँ पढ़ लो। अच्छा, speculative motive, there is always the possibilities of unexpected opportunities occurring in the business world, and a company may wish to be prepared to take advantage of such a business opportunity if it जी बच्चों, arises. बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए हमें जो पैसा रखा होता है, दैट इज द स्पेकुलेटिव नीड ऑफ कैश। If may therefore wish to have some cash available for this purpose. This is speculative need for a cash, building a war chest for possible company acquisitions reflects these reasons for holding cash. बच्चों वार चेस्ट का मतलब क्या है? वार चेस्ट एक ट्रू वर्ब के तौर पर उसने यूज किया है कि वार चेस्ट का मतलब है अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए, ताकि कोई और उसको अवेल ना कर ले। जैसा कि आपके साथ वाला बिजनेस बिक रहा है या कोई एसेट बिक रहा है, तो फौरन आपने उसको अक्वायर करना है। तो दिस इज द बच्चों 3 मोटिव्स ऑफ कैश: ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव। नेक्स्ट, माइक्रोफोन ऑफ कर दो बच्चों। अब अगला जो है ना वो आपने नहीं पढ़ना, मैं आपको वैसे ही सिखाऊंगा कि बिजनेसेस को प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं कैश फ्लो। तो बच्चों पहला रीजन है मेकिंग लॉसेस। क्या? मेकिंग लॉसेस। बच्चों एक बिजनेस को जब 1 साल या कंसेक्टिव क्वार्टर्स में लॉस ही हो रहा है, तो बच्चों जब लॉस होता जाता है ना, एक आधी दफा लॉस हो गया वो खैर है, लेकिन बच्चों जब कंसेक्टिव क्वार्टर्स में, ईयर्स में लॉस हो जाता है ना, तो इससे क्या होता है कि कंपनी को इवेंचुअली कैश फ्लो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो लिखा हुआ है, इफ अ बिजनेस इज कंटिन्यूअली मेकिंग लॉसेस इट विल इवेंचुअली हैव कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। इन्फ्लेशन, तो जो इन्फ्लेशन में ना होता क्या है, आपने एस्टिमेट जो बजट सेट किया है ना, असल में जब आप मार्केट में जाते हैं खर्चा ज्यादा हो जाता है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन जो बिजनेसेस प्रॉफिटेबल होते हैं उनको भी, जो लॉस मेकिंग होते हैं उनको भी, सबको किसका सामना करना पड़ता है? कैश फ्लो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आजकल एवरी बिजनेस, एवरी इंडिविजुअल इज सर्वाइविंग बिकॉज इन्फ्लेशनरी सिस्टम है हमारे मुल्क के अंदर, और इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो हर बंदे को कैश फ्लो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो फीस देते हुए हो, चाहे वो ग्रोसरी का सामान खरीदते हुए हो, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हुए। ग्रोथ, बच्चों ग्रोथ स्टेज पे जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने लेट्स सपोज एक एकेडमी बनानी, क्लियर है, ग्रो करना है बिजनेस। अभी मैंने माशाल्लाह से कुछ एक्सपेंस किए हैं, जैसा कि वो बाहर वो जो शीट्स लगाई हैं, वो 18,000 के स्टिकर्स बने हैं जो 2 कमरों में बाहर लगे हैं। ब्रोशियर कुछ छपवाए हैं, 1000 सिर्फ छपवाए हैं तो 8500 लग गया है। बिजनेस कार्ड कुछ छपवाए थे तो वो 6000 रुपया लग गया है। स्टैंडीज बनवाई हैं, उनके अलग पैसे लग गए। करते कराते 40-50 हजार का खर्चा, फिर 185,000 का एसी आया है, एसी इंस्टॉलेशन वगैरह करते करते 20,000 रुपया वो लगा है। तो ये जब भी बिजनेस में ग्रो करना होता है तो उसको नए एसेट्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जो ग्रोथ स्टेज पे हर बिजनेस को कैश फ्लो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं लेनी पड़ती है ना। उसके बाद आ जाता है सीजनल बिजनेस। बच्चों सीजनल बिजनेस कौन से होते हैं? जैसा कि फ्लूदे वाले का बिजनेस गर्मियों के लिए है, वूलन वेयर का बिजनेस सर्दियों के लिए है। तो बच्चों ऐसे बिजनेसेस को नॉन सीजन में, जब उनका सीजन नहीं होता, तो बच्चों उनको किसका सामना करना पड़ता है? कैश फ्लो का। जैसा कि एसीसी है, एसीसी सीजनल नहीं है, बच्चे आते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करो तो यूनिवर्सिटीज में एक समर सेशन होता है और एक ऑटोमन जो उसके बाद स्टार्ट होता है। तो उन दोनों पीरियड के अलावा कभी भी पैसा इनफ्लो में इतना ज्यादा होता ही नहीं है, क्लियर है। तो उनको नॉन सीजन में क्या करना पड़ता है? कैश फ्लो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं वन ऑफ आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। बच्चों लेट्स सपोज एसी खराब हो गया, मोटर खराब हो गई, वन ऑफ एक्सपेंस जब आपको करना पड़ जाए जो आपने बजट में इंक्लूड भी ना किया हो, तो बच्चों फिर आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बिकॉज उससे पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों ये तो थी प्रॉब्लम्स कि बिजनेसेस को कैश फ्लो प्रॉब्लम्स क्यों आती है। इन्फ्लेशन,
लॉसेस ग्रोथ स्टेज पे, सीजनल बिजनेसेस हों तो उनको नॉन सीजन में, एंड वन ऑफ एक्सपेंस करना पड़ जाए जब तक। तो बच्चों इनको मैनेज कैसे करना है? मैनेजिंग कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। कैश फ्लो प्रॉब्लम्स कैन बी ईज्ड बाय टेकिंग अ नंबर ऑफ स्टेप्स। तो बच्चों ये नंबर ऑफ स्टेप्स लेने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सोल्व कर सकते हैं अपनी कैश फ्लो प्रॉब्लम्स को। स्टीवन पढ़ो। Postponing capital expenditure. हाँ, Some capital मैं इसमें एक्सप्लेन expenditures. करूंगा। बच्चों पोस्टपोनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? अब एसी लेना था, उसको मैं पोस्टपोन कर सकता था, नहीं कर सकता था बच्चों। क्यों? गर्मियों में एसी की नीड है। याद रखना, आप सिर्फ उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को पोस्टपोन कर सकते हैं जिसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे फर्क ही ना पड़े। अगर आपको पता लगे कि सर के पास जा रहे हैं वहां एसी नहीं है, आप तो कहेंगे हमने तो आना ही नहीं है, हम तो घर बैठ के क्लासेस लेंगे, हम तो नहीं आ सकते सर के पास। तो बच्चों जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो फिर आप सिर्फ उन्हीं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को पोस्टपोन कर सकते हैं जिसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना हो। जैसा कि कुछ लोग हैं वो अक्सर गाड़ियां अपनी चेंज करते रहते हैं, इस बार मेरे हालात नहीं सही, तो मैं अगर गाड़ी नहीं भी चेंज करूंगा तो पिछली गाड़ी कौन सा मुझे कहेगी कि भाई निकल जा भाई, तूने मुझे चेंज क्यों नहीं किया? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। पढ़ो। Some capital expenditures can be postponed for a year or so without serious effects on the company's long-term performance. जी, सिर्फ उनको जिनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे कोई फर्क ना पड़े। नंबर 2, Accelerating cash inflows. इसका Business मतलब can, नो, इसका मतलब है कि बच्चों असल रेटिंग कैश इनफ्लोज, अपना पैसा जल्दी निकलवाओ, रिसीवेबल से पैसा जल्दी निकलवाओ। अब जैसा कि मैंने ग्रुप्स में कहना शुरू कर दिया कि बच्चों मुझे फीस दो बिकॉज मुझे जरूरत है, इसका मतलब क्या है? असल रेटिंग कैश इनफ्लोज। कैश फ्लो प्रॉब्लम्स जब आपको हो तो जिनके पास आपका पैसा स्टक है पड़ा हुआ, आप उनसे पैसा निकलवाएं ताकि आपकी कैश फ्लो प्रॉब्लम क्या हो सके, सोल्व हो सके। पढ़ो। business can encourage its account receivables to pay early through discounts on early payments. जी बच्चों, इसके लिए अब आप लोग जो है, आपको तो चलो मैंने फीसों का कह दिया ना, तो आपने निकाल दी फीसें, लेकिन बिजनेसेस में जब उधार पे चीजें दी होती हैं तो हमें उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग जल्दी पैसा दें, हमें उन्हें लालच देना पड़ता है, इंड्यूसमेंट देनी पड़ती है कि भाई हम आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप जल्दी हमें पैसा क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। नेक्स्ट। Reversing past investments. जी बच्चों, बच्चों ये ज्वेलरी किस लिए होती है? ताकि अगर कभी कैश फ्लो प्रॉब्लम या कुछ हालात बुरे हो तो आप उसको बेच सकें। तो कहते हैं कि जब कैश फ्लो प्रॉब्लम हो तो उसको सोल्व करने का ये भी तरीका है कि अपनी पास्ट इन्वेस्टमेंट को रिवर्स करो। जैसे कि मेरे पास कंपनी के शेयर थे, बेच दूं, मेरे पास बॉन्ड्स खरीदे हुए थे, प्राइस बॉन्ड, बेच दूं, ठीक है, बिल्डिंग थी मेरे पास, उसको रेंट आउट कर दूं। तो अपनी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स को रिवर्स करने के बाद मैं क्या कर सकता हूं, अपनी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूं। नेक्स्ट। Some assets that are not crucial for business survival can be sold during the period for severe cash flow problems. यस, नेक्स्ट। Negotiations with accounts payable. This involves the following. पढ़ो। Longer credit can be taken from suppliers. बिल्कुल Loan बच्चों, repayments. अपना पैसा जल्दी निकलवाओ और जिनको आपने पैसा देना है उनसे थोड़ा टाइम ले लो। लीडिंग एंड लैगिंग से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट। Loan repayments can be rescheduled for negotiations with जैसा bank. कि जिन लोगों ने लोन लिया था इन केस ऑफ कोविड बैंक्स वगैरह से, तो उन्होंने बैंक से नेगोशिएट कर लिया था कि हम थोड़ा पैसा लेट देंगे बिकॉज हमारे फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं है, तो बैंक ने गाड़ियों की पेमेंट्स को और वगैरह वगैरह को थोड़ा डिले कर दिया था लोगों की सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। लेकिन उससे क्या हुआ, उनके प्रॉफिट पे फर्क पड़ा, तो उन्होंने फिर वो जो प्रॉफिट देते होते हैं तो 1 लाख के पीछे जहां 800 900 है, 400 450 देना शुरू कर दिए। नेक्स्ट। Dividend payment can be reduced. बच्चों डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता, शायद आप लोगों को ये बात मेरे से ज्यादा पता होगी, आप फाइनेंशियल के लोग हैं, फाइनेंशियल आपको सर अली गिलानी ने पढ़ाई है। डिविडेंड कंपलसरी नहीं है, जिस साल प्रॉफिट है डिविडेंड दो, नहीं है ना दो। बिजनेसेस को पहले कैश फ्लो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप डिविडेंड इस साल नहीं देंगे, क्लियर है? तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज की क्लास खत्म होती है। मैं आपको ये अभी सेंड कर देता हूँ और इसकी फाइल वगैरह भी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखें। बहुत ज्यादा सर इसकी वीडियो भी Okay, सेंड sir. कर दिएगा वीडियो भी। ओके ओके, और सेकंड रमजान मुबारक, नमाजें भी पढ़ो साथ साथ। अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Khuda Hafiz. खुदा हाफिज। अल्लाह